हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसपी क्लासेस। कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन में भूगोल का पाठ संसाधन एवं विकास रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का यह दूसरा भाग है, जिसमें हम पाठ के और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज समझेंगे। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं संसाधन नियोजन की। तो संसाधन नियोजन में ऐसे उपाय किसे कहते हैं संसाधन नियोजन पर? तो ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, यानी संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग किया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। नियोजन का अर्थात मतलब होता है प्लानिंग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा संसाधन। एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। तो हम जब भी जानते हैं कि मिट्टी खेती के लिए में की जाती है और खेती में ही की जाती है, क्योंकि जो वनस्पति है, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो है, सब मिट्टी में जो वनस्पति के आधार पर ही जीवित रहते हैं। प्राकृतिक आवास की बात करें तो सांप हैं, चूहे हैं, कई जो जीव हैं जो मिट्टी के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, तो उनका प्राकृतिक आवास भी है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और बात करें मृदा की वर्गीकरण की, तो मिट्टी को या मृदा को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं? तो इनकी बनावट के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। मिट्टी का जो रंग होता है वो अलग अलग रंग की मिट्टी पाई जाती है। जैसे काली मिट्टी का रंग काला होता है। इसके अलावा और अन्य मिट्टी जो है उनका कई प्रकार के रंगों की होती है। मिट्टी की उम्र, रासायनिक गुण आदि के आधार पर मृदा के कई प्रकार होते हैं। मिट्टी के निर्माण की अगर हम थोड़ी सी बात करें, समझें इसको, तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है, यानी शैल यानी चट्टानों की बात कर रहे हैं। अपघटन का मतलब होता है टूटना, चट्टानों के टूटने से होता है। और इसके अलावा कई प्राकृतिक कारक, जैसे मृदा में निर्माण में कई अन्य प्राकृतिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कौन से हैं प्राकृतिक कारक? जिसमें हम तापमान की बात कर सकते हैं, तापमान कम या ज़्यादा की बात कर सकते हैं। पानी का बहाव ज़्यादा है या कम, वो भी इसमें महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा पवन की गति पर भी बात कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है, तब जाकर मिट्टी का निर्माण संभव है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रतिभूमि पर। तो प्रतिभूमि किसे कहते हैं? ये 2 प्रकार की होती है। हम समझें इसको, वर्तमान प्रति और पुरातन प्रति। अब वर्तमान प्रति में बात करें जहाँ एक वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं हो, यानी एक वर्ष अधिकतम 1 वर्ष की बात कर रहे हैं, और या उससे कम की बात करें। तो यहाँ पर अगर किसी खेत को खाली छोड़ दिया जाए, जिसमें खेती नहीं की जाती, उसको खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें खेती नहीं की जाती है, अनाज उत्पन्न नहीं किया जाता है, उससे हम कहते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। और पुरातन प्रतिभूमि की बात करें तो उसमें 1 वर्ष से 5 वर्षों से खेती नहीं की हो, यानी 1 वर्ष से लेकर हम 1 वर्ष से ज़्यादा और 5 वर्षों तक, उसमें 2 वर्ष भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी 5 वर्षों से खेती नहीं की गई हो, यानी बिना जो खेतों में 5 वर्षों से खेती नहीं की हो, ऐसी भूमि जो होती है पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। बात करते हैं नेक्स्ट, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो शुद्ध का मतलब हम उसको निवल भी कहते हैं। और किसे कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार पूछा गया है। 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए खेत को यदि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो हमारे शुद्ध बोए गए क्षेत्र की बात करें, शुद्ध बोया गया क्षेत्र में 2 बातें साथ में कही गई है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को यदि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहता है? सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें निक्षालन शब्द पर बात करें। निक्षालन भी काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार इसे पूछा जाता है। निक्षालन मृदा अपरदन की एक प्रक्रिया है, यानी मिट्टी के कटाव की ही एक प्रक्रिया है,
जिसमें मृदा के तत्व भारी वर्षा यानी वर्षा के कारण बह जाते हैं। जब देखा हो कई बार बहुत तेज़ बारिश होती है और उसमें पानी का जो बहाव इतना अधिक होता है, जैसे मिट्टी जो है उसके साथ बह कर चली जाती है, और उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षालन कहते हैं। उत्खात भूमि। नेक्स्ट हम बात करें ऐसी भूमि जो अवनालिकाओं के कारण कृषि योग्य नहीं रहती, उसे उत्खात भूमि कहते हैं। अवनालिकाओं के बारे में आप सभी जानते हैं कि जैसे कई बार ढलान वाले क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर पानी जब अधिक बारिश होती है तो नालियाँ जैसी बन जाती हैं, और इनको हम बात करें तो ये नालियाँ सी बन जाती है, इसको हम अवनालिकाएँ कहते हैं। और ऐसी जब भूमि पे बहुत सारी बन जाती है तो यह भूमि कृषि के योग्य नहीं होती है, तो उसे हम कौन सी भूमि कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की विशेषताओं पर बात करते हैं। तो पहली बात करें, यह प्रश्न आपका आरबीएससी बोर्ड 2015 में पूछा गया है, और इनकी विशेषताओं में पहली विशेषता है कि इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली व लवणीय होती है। तीसरी बात करें, इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम पाई जाती है, तो नमी धारण करने की क्षमता जो होती है इस मिट्टी में कम होती है, और इसका कारण भी यही है कि जो मरुस्थलीय मृदा होती है उसके कण अधिक मोटे होते हैं। अब मोटे होने के कारण ये अधिक जल्दी सूख जाती है, और यह मृदा अनुपजाऊ होती है। क्यों अनुपजाऊ होने का क्या कारण है? क्योंकि इस मृदा में लवण की मात्रा है, लवणीय, ये मृदा कैसी है? लवणीय मृदा है, और इसलिए ये मृदा अनुपजाऊ है। परंतु आधुनिक तौर पे सिंचाई के कई साधनों के द्वारा सिंचाई के जो सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, उनके माध्यम से सिंचित कर इस पर खेती की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली मृदा की कुछ विशेषताओं पर। तो पहली विशेषता यह है कि काली मृदा की जो निर्माण है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से बनती है। यह मिट्टी ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा जो होता है, गर्म जो लावा होता है, उससे बनती है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व हैं मिट्टी के अंदर, जो चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है, और इस मृदा में फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास की उपज के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोकने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। कई क्षेत्रों में जब वर्षा जहाँ नहीं होती है तो इस मिट्टी में नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है, और क्योंकि इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, महीन कणों के कारण ये मिट्टी आपस में जुड़ जाती हैं, इनके कण आपस में जुड़ जाते हैं, और जो अंदर मिट्टी जो होती है उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें हवा प्रवेश यानी वायु प्रवेश आसानी से नहीं कर सकती। दूसरी बात करें कि अगली विशेषता पर, गर्म व शुष्क मौसम में इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ने के कारण जिसके कारण इसमें वायु मिश्रित हो जाती है, अंदर तक उसमें हवाएं चली जाती है, और यह मृदा गीली होने पर कैसी? चिपचिपी हो जाती है। काली मृदा भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें कि काली मृदा भारत में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों पर पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा अपरदन के कारण एवं संरक्षण पर, कि अपरदन की मिट्टी के जो अपरदन है किस कारण से होते हैं। तो मिट्टी का जो अपरदन है, तो कृषि के गलत तरीकों की बात करें, सबसे पहले कृषि के जो गलत तरीके हैं उससे मिट्टी का अपरदन होता है। अब गलत तरीकों की बात करें तो उसमें जो गलत ढंग से हल चलाने, अब जो किसान कई बार गलत ढंग से हल चलाते हैं उससे मिट्टी का अपरदन होता है। अब किस तरीके के, जैसे कि ये जो डाल नहीं है इसको ढाल करना है, ढाल यहाँ पे सही कर लेना इसको। जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। वाहिकाएं नालियाँ जैसी बन जाती हैं जो पानी के साथ में मिट्टी का कटाव करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क
शुष्क व बलुई क्षेत्रों में तीव्र हवा मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। खुली तथा ढीली बलुई मृदा की ऊपरी परत को हवा आसानी से उड़ा ले जाती है। तो बात करें यहाँ पे शुष्क यानी जो सूखे स्थान हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो बलुई क्षेत्रों में तीव्र हवा जो होती, तेज़ हवा जो होती मिट्टी को उड़ा ले जाती है, उड़ा देती है, उसको हम वायु अपरदन भी कहते हैं। हवाओं के द्वारा जो मिट्टी का अपरदन होता है इसको भी हम कहते हैं, यह भी एक अपरदन का प्रकार है। खुली व ढीली, अब कई बार अत्यधिक पशुचारण के कारण जो मिट्टी होती है वो स्थिर हो जाती है और पोली हो जाती है, मतलब खुल जाती है, ढीली हो जाती है, जिसके कारण हवा से में आसानी से उड़ जाती है। और इसके दूसरा एक हम बात करें, अगले इसकी बात करें तो पेड़ों की अविवेकपूर्ण तरीके से कटाई से मृदा भी तीव्र अपरदित होना प्रारंभ हो जाती है। तो यानी पेड़ों को अधिक काटने से भी मिट्टी है जो अपरदित होती है, मिट्टी का जो कटाव है निश्चित रूप से अधिक हो रहा है। और क्योंकि पेड़ जो हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधने का कार्य करती है, जो मिट्टी अपरदन होने से बचाती है, परंतु पेड़ों की अविवेकपूर्ण तरीके से जो कटाई है जिसके कारण मिट्टी का शीघ्र अपरदित हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, खनन एवं निर्माण कार्य भी मृदा को अपरदित करने में सहायता प्रदान करते हैं। बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जो मॉल्स की बात कर लेते हैं, कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं की बात करते हैं जो आधुनिक तौर पर अभी वर्तमान में बहुत अधिक चल रहा है, जिसके कारण अधिक पेड़ों की कटाई निरंतर हो रही है। खनन यानी कि जो खाने हैं जो खुली रहने के कारण भी मृदा का जो अपरदन होता है, तो यह भी एक मृदा अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है। वनोन्मूलन की बात करें तो वनोन्मूलन के कारण बार बार जो बाढ़ें आती हैं जो मृदा को हानि पहुंचाती है। अधिक जंगलों के कटाव, वनस्पति को नुकसान पहुंचाने के कारण जो बाढ़ आती है, अधिक बाढ़ के कारण भी मिट्टी को अधिक नुकसान पहुंचाती है। अब मिट्टी के संरक्षण पर बात करें कि मिट्टी के संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे खेती के तरीकों में सुधार किया जाना चाहिए। किस प्रकार की कि समुच्चय रेखीय जुताई की बात करें तो ये हम बात कर सकते हैं, ये इसको सही करें, ढाल है, ढाल। तो ढाल वाली कृषि भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय रेखीय जुताई कहा जाता है। तो यह एक इस प्रकार की कृषि के द्वारा भी, इस प्रकार की जो कृषि समुच्चय रेखीय जुताई अगर खेतों में इस तरीके से हल चलाया जाए तो भी मृदा संरक्षण जो अपरदन है उसको कम किया जा सकता है। अगली बात करते हैं सोपानी कृषि की, इसे सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में पहाड़ी ढलानों को काटकर कई चौड़ी सीढ़ियाँ बना दी जाती है। ये सीढ़ियाँ मृदा अपरदन को रोकती है। पश्चिमी एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि बहुत अधिक की जाती है। तो ये जो सोपानी कृषि है ये पश्चिमी और मध्य हिमालय के क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर ढाल अधिक है। और इस कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सीढ़ीदार कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पट्टी कृषि की। तो पट्टी कृषि क्या होती है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक खेत में इस तरीके से जो मेड़ होती हैं और इस मेड़ के ऊपर ये जो मेड़ पे यहाँ घास उगा दी जाती है, जो जब हवा चलती है तो मिट्टी को उड़ाने से या मिट्टी को हवा के साथ उड़ने से बचाती है। तो यहाँ पे घास उगा दी जाती है मेड़ पर, और जिसके कारण ये फसलें सुरक्षित रहती हैं और मिट्टी भी सुरक्षित रहती है। इस प्रकार की कृषि में बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। यहाँ बड़े बड़े घास होते हैं और बीच में फसल होती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है, यानी जो हवाओं का जो बल होता है उसको कम कर देती है, जिसके कारण जो ये है कृषि की जाती है तो मृदा अपरदन को बचाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्षक मेखला। पेड़ों को कतारों में लगाकर यानी पंक्तिबद्ध लगाकर
रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। यानी जो पवन अपर्दन यानी हवा के द्वारा मिट्टी जो उड़ कर जाती है और जो मिट्टी का अपर्दन होता है उसको रोकने के लिए पेड़ों को पंक्तिबद्ध लगा दिया जाता है, जिसको हम रक्षक मेखला कहते हैं। उसके द्वारा भी पवनों की गति को कम किया जा सकता है और मृदा अपर्दन को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें अत्यधिक पशुचारण पर नियंत्रण द्वारा भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो इसमें अत्यधिक पशुचारण की बात करें तो एक तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पशुओं के लिए कोई विशेष कोई स्थान नहीं होता है, वो खुले में कहीं पर भी चर सकते हैं। जो चरवाह होते हैं उसको कहीं पर भी चरा सकते हैं। तो अब उनके पैरों से जो मिट्टी स्थिर हो जाती है, मिट्टी खोखली हो जाती है, और मिट्टी जब खोखली हो जाती है तो हवा के माध्यम से वह उड़ती है और उसके कारण वायु अपर्दन होता है और ये मिट्टी को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि अनियंत्रित जो पशुचारण है उस पर नियंत्रण करना चाहिए कि किसी विशेष क्षेत्र में पशुओं को चराने की विशेष स्थान उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके कारण जो मृदा अपर्दन या भूमि संरक्षण किया जा सकता है। स्थानांतरण कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। स्थानांतरण कृषि क्या होती है कि हम बात करें इसकी, तो स्थानांतरण कृषि की बात करें, एक खेत को जब उसमें पेड़ों को काट कर उसको या प्लेन कर दिया जाता है, खेती योग्य बनाया जाता है, और जब उसमें खेती करने के बाद उसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसके बाद दूसरे खेत में जाकर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें भी पेड़ों को काट कर और खेती योग्य बनाकर उसमें खेती की जाती है। तो स्थानांतरण कृषि नहीं, यहाँ से एक दूसरे खेत से दूसरे खेत, दूसरे से तीसरे, इस तरीके के जो प्रक्रिया है इस पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो मिट्टी अपर्दन या भूमि के जो अपर्दन के कारण है। इसके लिए हम भूमि संरक्षण को करने के लिए हमें स्थानांतरण कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हम इसको इस सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो भूमि संरक्षण के उपाय हैं जिसके अंदर बात करते हैं, तो अधिक से अधिक वन आरोपण करना चाहिए, पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए। रक्षक मेखला, हम पंक्तिबद्ध की बात कर रहे हैं, इसको हम इधर भी समझ सकते हैं। और रक्षक मेखला क्या होता है, खेतों के किनारे पवन की दिशा में समकोण पर पंक्तियों में वृक्ष व झाड़ी लगाकर पवन द्वारा होने वाले अपर्दन को रोका जा सकता है। तो ये एक भूमि संरक्षण का ही उपाय है। इसके बाद खनन पर नियंत्रण करना चाहिए। सरकार को इसके लिए कई उपाय या नीतियां बनानी चाहिए। तो अत्यधिक खनन पर भी नियंत्रण कर भूमि संरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा औद्योगिक जल का परिष्करण की बात करते हैं। जो उद्योगों, कई जगह कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ उद्योगों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो जहरीला पानी होता है, केमिकल वाला जो पानी होता है, वो खेतों में छोड़ दिया जाता है और या जलाशयों में छोड़ दिया जाता है। तो खेती सिंचाई के लिए जो जल होता है खेतों में जाते हुए, तो खेतों में जब ये पानी जाता है तो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, मृदा को नुकसान पहुंचाता है। तो भूमि के जो बंजर यानी भूमि जो पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती है। तो भूमि संरक्षण की बात करें तो हमें जो औद्योगिक जल का परिष्करण करना चाहिए, यानी इसको हमें या तो रिसाइकल कर उसको शुद्ध अवस्था में करना चाहिए, या उसका हमें तो उस तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हमें इस पर रोक लगानी चाहिए। तो परिष्करण करना चाहिए, औद्योगिक जल का परिष्करण करना चाहिए। इसको हम ये कह सकते हैं परिष्करण को हम अगर कहें तो फिल्टर करना चाहिए। शुद्ध रूप में अगर बात करें तो अशुद्ध जल को शुद्ध रूप में करना चाहिए, जिससे भूमि संरक्षण को बचाया जा सकता है। तो आज की जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इस पाठ के, जिस पे मैंने आज चर्चा की है, और उम्मीद करता हूँ आपको यह सब समझ में आया होगा। आगे की हम अगली जो वीडियो है, अगली क्लास में हम बात करेंगे इस पाठ के प्रश्नों उत्तरों पर, जो जिस पे हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें घर में। जय हिंद, जय भारत।